हम सब मौर्य, मराठा, राजपूतों को उनके महान साम्राज्य, वीरता और स्टेटमैनशिप के लिए जानते हैं। Here's an interesting fact. मौर्य शासन इंडिया में 142 इयर्स तक चला। मुगल्स ने इंडिया में लगभग 331 इयर्स तक राज किया। बट डिड यू नो असम की अहोम डायनेस्टी ने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लगभग 600 साल तक राज किया। और यही नहीं, उन्होंने मुगल्स को लगभग 17 बार हराया। तो अगले कुछ मिनट में हम आपके साथ अहोम डायनेस्टी के 3 सीक्रेट शेयर करेंगे, जिसके कारण अहोम डायनेस्टी इतना बड़ा साम्राज्य बना। अगर आप भी अहोम डायनेस्टी के सीक्रेट जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम सब इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री को दुनिया तक पहुंचाएंगे। इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के एंड में एक बोनस कहानी है, महान फाइटर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। अहोम डायनेस्टी की शुरुआत 1928 में हुई थी, जब म्यांमार से ताई प्रिंस चौलंग सुकापा 9000 लोगों के साथ ब्रह्मपुत्र वैली क्रॉस करके आए थे। बाहर से आने के बाद भी उन्होंने असम के कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने असम के एग्जिस्टिंग कल्चर को चेंज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका हिस्सा बने, उसमें अपनी चीजें ऐड करी और उस कल्चर को और भी रिच बनाया। अहोम राजाओं ने हिंदुइज्म को एम्ब्रेस किया। असम में उन्होंने कई मंदिर बनवाए और वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट से देखते थे। सेकेंड, पावरफुल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। अहोम साम्राज्य उन साम्राज्यों में से नहीं था जहां पावर सिर्फ राजा के हाथ में होती है। अहोम साम्राज्य में राजा के साथ 5 मिनिस्टर्स भी थे और वो 5 मिनिस्टर्स ही राजा को अपॉइंट करते थे। वो मिनिस्टर्स इतने पावरफुल थे कि अगर राजा अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से पूरी ना करे तो वो राजा को हटा भी सकते थे। 14th सेंचुरी में 3 बार अहोम डायनेस्टी बिना राजा के रहा, क्योंकि उस समय कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला था। थर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अहोम डायनेस्टी क्लैंस में बटी हुई थी और हर रीजन का एक पावरफुल लीडर था और इस पावरफुल लीडर के पास जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों ही पावर्स होती थी। तो बेसिकली ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सक्षम हाथों में देने जैसा था। इससे अहोम डायनेस्टी में स्थिरता बनी रहती थी। अहोम की रानियों का भी राज के मामले में इम्पोर्टेंट रोल था। उन्हें ऑफिशियली अलग अलग पोस्ट मिलती थी और हर पोस्ट का अलग काम होता था। क्वींस की इम्पोर्टेंस और इक्वालिटी एक अहोम कॉइन में देखा जा सकता है, जहाँ कॉइन के एक तरफ राजा का नाम लिखा होता था तो दूसरी तरफ रानी का नाम लिखा होता था। अब समय है बोनस कहानी का। अहोम डायनेस्टी ने कई सारे सुल्तान जैसे खिलजी, तुगलक, इलियास शाही, लोदी और बंगाल सल्तनत को कई बार हराया। लेकिन 1661 में औरंगजेब ने अपने 2 ट्रस्टेड जनरल मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर असम में अटैक करने के लिए भेजा। इस लड़ाई में अहोम डायनेस्टी हार गई और राजा जयध्वज को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उन्होंने न सिर्फ राज्य, पैसा और जमीन खोई, बल्कि अपनी 6 साल की छोटी सी बेटी को भी मुगल हरम भेजना पड़ा। इस अपमान को राजा जयध्वज सह नहीं पाए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा चक्रध्वज सिंघा को अहोम डायनेस्टी का राजा बनाया गया और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया के बेस्ट आर्मी कमांडर लसित की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अहोम डायनेस्टी में मिनिस्टर्स होते थे और ऐसे ही मिनिस्टर की एक पोस्ट थी जिसको लोकल लैंग्वेज में बोरफुकान कहा जाता था। इस पोस्ट पे बैठा हुआ मिनिस्टर लोअर आसाम को रूल करता था। तो राजा चक्रध्वज ने लसित को असम का बोरफुकान और कमांडर बनाया। बोरफुकान बनने के बाद उनका सबसे बड़ा टास्क था असम की सेना को निडर और शक्तिशाली बनाना। अगले 4 सालों तक उन्होंने वॉर वेपन्स इकट्ठे किए, नए सैनिकों की भर्ती की, नेवी के लिए नए बोट्स बनवाए और अपने किलों को मजबूत किया। और इन सब तैयारियों की भनक तक उन्होंने मुगल्स को नहीं लगने दी। 1667 में गुवाहाटी का फौजदार रशीद खान को चेंज करके फिरोज खान को बनाया गया, जो बहुत ही बुरा और अय्याश इंसान था। उसने राजा चक्रध्वज से असामी लड़कियों को उसके पास भेजने को बोला। ये बात सुनकर पूरी अहोम डायनेस्टी का खून खौल गया और लसित ने अब गुवाहाटी को मुगल से वापस लेने का निर्णय किया और इसमें उनका साथ इस्माइल सिद्दीकी ने दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में 8-10 सैनिकों को किले में भेजा और उनसे मुगल तोपों में पानी डलवा दिया। अगली सुबह लसित और उनके सैनिकों ने गुवाहाटी को आजाद करा लिया। लसित ये जानते थे कि मुगल काउंटर अटैक करने जरूर आएंगे और इसीलिए उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी वॉर की तैयारी शुरू कर दी। वहीं औरंगजेब ने राम सिंह को 70,000 सैनिकों के साथ दोबारा युद्ध करने भेजा। इस युद्ध में लसित के 10,000 सैनिक मारे गए, पर लसित और राज दोनों बच गए। 1671 में राम सिंह ने गुवाहाटी को फिर से हथियाना चाहा और ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक बड़ी नौसेना खड़ी कर दी। अनफॉर्चुनेटली इस समय लसित काफी ज्यादा बीमार थे
पर अपने वैद्य के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने हाथ में तलवार उठाई और वो लड़ाई के लिए निकल पड़े। ये ऐतिहासिक लड़ाई ब्रह्मपुत्र के सराय घाट पर लड़ी गई थी और ये इंडिया की पहली लड़ाई थी जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में लड़ी गई थी। शुरू में अहोम डायनेस्टी हारती हुई नजर आ रही थी और अहोम सैनिक भी पीछे हटने लगे थे, पर लशित का करेज अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग जाओ, पर राजा ने मुझे एक काम सौंपा है और मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। इससे अहोम सेना में दोबारा जोश आ गया और उन्होंने मुगल सेनापति मुनव्वर खान को मार डाला। दिन के अंत तक मुगल के 3 चीफ और 4000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे और इसी तरह अहोम डायनेस्टी ने सराय घाट की ऐतिहासिक लड़ाई जीत ली और इस जीत के हीरो थे लशित बोरफुकान। आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडेट को लशित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है। लशित इंडियन नेवी को मजबूत करने के पीछे की प्रेरणा है। असम में लशित को हीरो माना जाता है और उनकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 24 अगस्त को लशित दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर दुख की बात तो ये है कि असम के बाहर अहोम डायनेस्टी और लशित बोरफुकान को बस कुछ ही लोग जानते हैं, क्योंकि ना ही उनका जिक्र हमारी टेक्स्ट बुक्स में है और ना ही उन पर कोई मूवी बनाई गई है। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट के अमेजिंग हिस्ट्री और कल्चर को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं और दुनिया को ये बता देते हैं कि द 7 sisters that we have are the 7 gems of India।